आज के वीडियो में हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ऑफ ऑटोक्लेव का पीक्यू, ऑटोक्लेव का वैलिडेशन, उसके बारे में बात करेंगे। ऑटोक्लेव पे मैंने आगे वीडियोस बनाए हैं जिसमें एयर रिमूवल का इम्पोर्टेंस क्या है, F0 वैल्यू, Z वैल्यू, D वैल्यू क्या है, उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए। ये स्पेसिफिक वीडियो में हम ऑटोक्लेव का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑटोक्लेव वैलिडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है लोड पैटर्न्स। एंड व्हेन टू डिफाइन लोड पैटर्न्स, अगर हमको लोड पैटर्न्स डिफाइन करने हैं तो सबसे पहले ये आता है कि हमारे लोड आइटम्स क्या क्या हैं। तो प्लांट ऑपरेशन में, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में हमको इन टोटल कितनी चीज़ें लगने वाली है, क्या क्या हमारे लोड आइटम्स है, उसका एक कंप्रीहेंसिव, एक ओवरऑल लिस्ट बनाना ज़रूरी है। तो जो भी लोड आइटम्स हमको लगने वाले हैं स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में, सबका पहले एक लिस्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल फिलिंग असेंबली है, फिलिंग नीडल्स है, सिलिकॉन ट्यूबिंग्स है, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स है जैसे फिल्टर्स है, गारमेंट्स है, रबर स्टॉपर्स है, सील्स है। इसके अलावा हम एरिया क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन करते हैं, एसेप्टिक एरिया या क्लीन एरिया। तो एरिया क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन हम करते हैं तो उसके रिलेटेड हमको क्या क्या चीज़ें लगती है, उसमें आपके आ जाएंगे ट्रिपल बकेट ट्रॉली आती है, सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन फिल्टर करने के लिए फिल्टर आता है, उसको कलेक्ट करने के लिए वेसल आता है। इफ़ यू आर स्टरीलाइजिंग दैट वेसल, जो वेसल है अगर हम स्टरीलाइज कर रहे हैं तो वो वेसल्स आते हैं। तो ये सबसे पहला एक कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट बनाना ज़रूरी है कि हमको इन टोटल लोड आइटम्स क्या क्या लगने वाले हैं। ये लिस्ट बनने के बाद उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करो। एक कैटेगरी ये है कि जो प्रोडक्ट रिलेटेड है, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट है या प्रोडक्ट प्रोसेस में यूज़ होने वाला है। दूसरा कैटेगरी ये है कि जो प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट नहीं है या प्रोडक्ट प्रोसेस में यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जो फिलिंग असेंबलीज है, प्रोडक्ट फिल्टर्स है, रबर स्टॉपर्स है, तो वो प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट है। बफर वेसल है, या फिल्ट्रेशन करने के लिए और कुछ हम छोटा वेसल ले रहे हैं, या नीडल्स है या सिलिकॉन ट्यूबिंग्स है जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाली है, वो मेरा प्रोडक्ट कांटेक्ट पार्ट हो गया। दूसरा आता है प्रोडक्ट नॉन कांटेक्ट पार्ट। फॉर एग्जांपल गारमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हम क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करने वाले वो है। फॉर एग्जांपल हम जो टूल्स यूज़ करने वाले हैं, चेंज पार्ट लगाने के लिए, असेंबलिंग करने के लिए जो टूल्स यूज़ करने वाले हैं, तो प्रोडक्ट नॉन कांटेक्ट पार्ट है। तो सबसे पहला क्रिटिकल डिवीज़न ये आता है कि वी हैव टू डिवाइड, जो हमको लोड पैटर्न्स को डिवाइड करना है कि ये मेरे प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट है, ये मेरे प्रोडक्ट नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट है। नाउ जो प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स है, प्रोडक्ट रिलेटेड पार्ट्स है, प्रोडक्ट प्रोसेस के पार्ट्स है, उसको एक अलग कैटेगरी के लोड पैटर्न्स में रखेंगे। जो प्रोडक्ट नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट है उसका दूसरा अलग कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा लोड है जो फिलिंग के रिलेटेड है, तो जिसमें मैं जैसे फिलिंग असेंबलिंग, सिरिंजेस, नीडल, प्रोडक्ट फिल्टर्स, वो एक मेरा फिलिंग असेंबलिंग का लोड हो गया। दूसरा आता है रबर स्टॉपर्स, तो रबर स्टॉपर्स का एक लोड आ गया। तीसरा आएगा सील्स का जो प्रोडक्ट रिलेटेड है, तो ये दिस आर माय प्रोडक्ट रिलेटेड लोड्स, ये एक कैटेगरी का। दूसरा आएगा, फिर आएगा गारमेंट्स है, गारमेंट का एक अलग लोड हो गया। सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन रिलेटेड जो भी है कि हमारा एक ट्रिपल बकेट सिस्टम होता है, प्रेशर वेसल है अगर उसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके रिलेटेड फिल्टर्स है, तो एक सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन का लोड हो गया। तो ये एक कैटेगराइजेशन किया हमने लोड आइटम्स का कि ये प्रोडक्ट वाले हैं, प्रोडक्ट और ये नॉन प्रोडक्ट वाले हैं। उसका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होगा, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन ये आएगा कि कौन सा मेरा पोरस लोड आइटम है और कौन सा मेरा नॉन पोरस लोड आइटम है। पोरस लोड आइटम्स जैसे रबर स्टॉपर बैग हो गया, सील का बैग हो गया, सिलिकॉन ट्यूबिंग्स हो गए, तो ये क्या फिल्टर्स हो गए, दिस आर पोरस लोड आइटम्स। पोरस लोड आइटम्स मीन्स कि दे हैव पोर्स, वो सॉलिड नहीं है। दूसरा आता है नॉन पोरस लोड आइटम्स। नॉन पोरस लोड आइटम्स मीन्स सिरिंज है, वेसल्स है, नीडल्स है, एसएस के पार्ट्स है, टूल्स है, ये नॉन पोरस लोड आइटम्स है। तो एक पोरस एंड नॉन पोरस, ये दूसरा एक कैटेगराइजेशन हुआ लोड पैटर्न का। और ये क्यों जरूरी है, जो नॉन पोरस लोड आइटम्स है, गारमेंट बैग है, स्टॉपर बैग है, ये डिफ़िकल्ट टू स्टरीलाइज है। क्यों कि उसमें से एयर रिमूवल टफ है, स्टीम पेनिट्रेशन टफ है, डिफ़िकल्टी है।
तो इसके लिए कैटेगराइजेशन जरूरी है कि कौन से आइटम्स पोरस हैं, कौन से आइटम्स नॉन पोरस हैं, और इसके बेसिस पे हम फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं लोड पैटर्न का कि ये मेरा पोरस लोड पैटर्न है, ये नॉन पोरस है। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका क्लियर कट रहेगा कि पोरस लोड आइटम एक ही लोड में रहेंगे, नॉन पोरस एक ही लोड में रहेंगे, कभी होगा मिक्स भी होगा। अगेन मैं एग्जांपल लूँगा फिलिंग असेंबली लोड का, उसमें सिरिंजेस भी रहेंगी जो नॉन पोरस है, नीडल्स रहेंगी, एसएस के आपके पार्ट्स रहेंगे, असेंबली के पार्ट्स रहेंगे जो एसएस के जो नॉन पोरस रहेंगे, लेकिन उसमें आपका फिल्टर भी रहेगा, उसमें सिलिकॉन ट्यूबिंग भी होगा कि जो कि पोरस लोड आइटम्स है। तो सेम वे पोरस, नॉन पोरस एंड मिक्स, ये दूसरा कैटेगरी हुआ एज ए लोड पैटर्न। नाउ वंस यू कैटेगराइज, फिर आपके इन टोटल कितने लोड पैटर्न्स बन रहे हैं, जैसे फिलिंग असेंबलिंग का एक हो गया, गारमेंट का एक हो गया, सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन का एक हो गया, रबर स्टॉपर का एक लोड पैटर्न हो गया। कहीं हो सकता है कि मिक्स रहेगा चीज़ें, अगर आपके ऑटोक्लेव बड़ा है और आप बहुत सारी चीज़ें उसमें रख सकते हो तो होगा कि एक मिक्स लोड भी बनेगा। तो ये रहेगा आपका लोड कैटेगराइजेशन। अब जब हमने ये कर लिया कि लोड हमने लिस्ट कर लिया आइटम्स को, उसको कैटेगराइज कर लिया प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट नॉन कॉन्टैक्ट में, पोरस नॉन पोरस मिक्स में कैटेगराइज कर लिया। अब उसका आता है स्टाइलाइजेशन पार्ट। स्टाइलाइजेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, हम कैसे उसको इंश्योर कर सकते हैं कि ये चीज़ें स्टराइल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या आता है कि मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा डिफ़िकल्ट टू स्टराइल चीज़ें क्या हैं। मेरे पूरे लोड पैटर्न में अगर मैंने 30 चीज़ें रखी हुई है तो वो 30 चीज़ों में से डिफ़िकल्ट टू स्टराइलाइज चीज़ें क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे एक लोड पैटर्न के अंदर एक मेरा एक सॉलिड पार्ट है सिरिंजेस, और एक मेरा फिल्टर है 10 इंच का कार्ट्रिज फिल्टर, और एक सिलिकॉन ट्यूबिंग भी है, तो क्या डिफ़िकल्ट टू स्टराइल है। तो अगर फिल्टर है 10 इंच का तो उसमें बहुत सारे पोर्स है, तो स्टीम उसमें से एयर रिमूवल और स्टीम पेनिट्रेशन टफ है। सॉलिड एसएस का सिरिंज रहेगा तो उसमें एयर रिमूवल और स्टीम पेनिट्रेशन टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। सिलिकॉन ट्यूबिंग है, अगर लार्ज डायामीटर का सिलिकॉन ट्यूबिंग का छोटा सा टुकड़ा है तो इजीली स्टाइलाइजेबल है। बट छोटे डायामीटर का एक लेंथी सिलिकॉन ट्यूबिंग है कि जिसको आपको रोल करके रखना पड़ेगा, तो वो डिफ़िकल्ट टू स्टाइलाइज है। सेम वे रबर स्टॉपर का बैग है, फॉर एग्जांपल 20 mm का रबर स्टॉपर का आता है, 13 mm रबर स्टॉपर आता है। तो अगर 13 mm रबर स्टॉपर का 10,000 का बैग है और 20 mm का 2,000 का बैग है, तो उसमें से ज़्यादा टफ क्या है। तो 13 mm का 10,000 का जो रबर स्टॉपर का बैग है वो आपको ज़्यादा टफ है कि उसमें बहुत सारा लोड है, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिवाइसिस रहेंगे, पोर्स रहेंगे कि जिसमें से एयर रिमूवल और स्टीम पेनिट्रेशन बहुत ही टफ रहेगा। तो ये केस में हम बोल सकते हैं कि 13 mm स्टॉपर इज़ वर्स्ट केस कंपेयर टू 20 mm रबर स्टॉपर विद 2000 स्टॉपर्स। तो इस तरीके से ये थिंकिंग लगा कि हमको हर लोड आइटम, हर लोड पैटर्न में ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोड आइटम्स आर डिफ़िकल्ट टू स्टराइलाइज। वंस वी डिसाइड दैट, फिर क्या आता है कि उन लोड आइटम्स में हमको थर्मोकपल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर रखना है। तो पूरे लोड आइटम्स में आप डिसाइड करोगे कि आउट ऑफ 30, 15 या 10 इज़ माई डिफ़िकल्ट टू स्टाइलाइज आइटम्स, तो उसको हमको कवर करना है। हर जगह पे थर्मोकपल रखना है और उसके साथ बायोलॉजिकल इंडिकेटर रखना है। थर्मोकपल कैसे रखना है और बायोलॉजिकल इंडिकेटर कैसे रखना है, तो वो ऐसे रखना है कि वो किसी मेटल पार्ट को टच ना हो। अगर रबर स्टॉपर का बैग है कि जिसमें एक पार्ट पेपर है और एक पार्ट पॉलीथीन है, तो आपको पेपर पार्ट को नीचे रखना है, पॉलीथीन पार्ट को नीचे रखोगे और वहाँ पे थर्मोकपल रखोगे तो वहाँ पे नीचे पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब स्टीम आएगी, कंडेंस होगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा और सेंसर अगर पानी में जाएगा तो उसमें टेम्परेचर मिलेगा नहीं या इफेक्टिव स्टीम पेनिट्रेशन नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ है कि अपना रबर स्टॉपर बैग है जिसमें एक साइड पेपर है एक साइड पॉलीथीन है, तो आपको पेपर साइड को नीचे रखना है कि जिससे उसमें से स्टीम पेनिट्रेशन और कंडेंसेट रिमूवल
ईजी होगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से आपको जो थर्मोकपल रख रहे हो और थर्मोकपल के साथ ही बायोलॉजिकल इंडिकेटर आपको टाई करना है। वो थर्मोकपल को टच नहीं होना चाहिए, उसकी टिप को टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर रखना है, बट उसी के साथ को आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर लगा के उसको लोड आइटम में रखना है। तो जो जो आपने लोड आइटम हम डिसाइड करते हैं कि फिल्टर हो गया, सिलिकॉन ट्यूबिंग्स हो गए, रबर स्टॉपर बैग हो गए, वैसे छोटे मतलब जैसी छोटी चीज़ें हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि स्टीम पेनिट्रेट नहीं होगी, वो हो गया। वो हर जगह पे हमको थर्मोकपल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर डाल के उसको वैलिडेट करना है। नाउ कैसे वैलिडेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ऑटोक्लेव वैलिडेशन का पूरा सीक्वेंस रहेगा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का, ये क्या होता है? सबसे पहला आता है लीक टेस्ट। लीक टेस्ट क्यों ज़रूरी है? लीक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके चैम्बर में लीक है तो दो चीज़ है कि वो एक आपको डिज़ायर्ड वैक्यूम नहीं मिलेगा, और लीक है तो बाहर से अगर एयर आ रही है तो डिज़ायर्ड वैक्यूम नहीं होगा, स्टीम बराबर से पेनिट्रेट नहीं होगी, और अगर एयर पहले से है तो वो स्टरलाइजेशन हमारा अचीव नहीं होगा। स्टीम और एयर का अगर मिक्सचर है तो उसमें ज़्यादा स्टरलाइजेशन टेम्परेचर अचीव नहीं होगा, लोड में जगह जगह पे एयर पॉकेट्स रह जाएंगे, और वो लोड आइटम, वो लोड का जो वो पार्ट है वो स्टराइल नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमको लीक टेस्ट करना है। लीक टेस्ट 2 बार आएगा। फर्स्ट चैम्बर का लीक टेस्ट एज इट इज़ करेंगे, फिर क्योंकि हम वैलिडेशन कर रहे हैं तो हम उसमें से थर्मोकपल डालते हैं। ऑटोक्लेव चैम्बर के अंदर वैलिडेशन के पोर्ट के थ्रू हम थर्मोकपल्स डालते हैं। तो थर्मोकपल डालने के बाद भी हमको वो चैम्बर लीक प्रूफ है कि नहीं वो चेक करना है, उसका लीक टेस्ट करना है। क्या होता है कि थर्मोकपल डालने के प्रोसेस में ऑटोक्लेव पोर्ट अगर बराबर सील नहीं हुआ है तो वो लीक करेगा और उसकी वजह से एयर आएगी और हमारा स्टरलाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए हमको लीक टेस्ट करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा है एयर रिमूवल टेस्ट या बोइडिक टेस्ट। बोइडिक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि वो इंश्योर करता है कि हमारा एयर रिमूवल इफेक्टिव है कि नहीं है। फिर आएगा जो हम थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं उसका प्री कैलिब्रेशन। जो भी थर्मोकपल हम यूज़ करने वाले दैट शुड बी प्री कैलिब्रेटेड। रीज़न कि वी आर नॉट कैलिब्रेटिंग, अगर हमने उसको कैलिब्रेट नहीं किया है तो वो जो रीडिंग दिखाएगा वो रीडिंग रिलायबल नहीं है। वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट रीडिंग कैन बी नॉट रॉन्ग, बट वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो उसका जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा रहेगा और हम वो रीडिंग्स रिलाई नहीं कर सकते, उसमें वेरिएशंस होगा तो डाटा हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्री कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल ज़रूरी है। फिर आता है एम्प्टी चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन। एम्प्टी चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ऑटोक्लेव का चैम्बर है उसमें एम्प्टी में आपका बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एम्प्टी चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी है? रीज़न ये है कि वो आपकी 2-3 चीज़ें क्लियर करता है। फर्स्ट कि आपका जो स्टीम क्वालिटी है, स्टीम क्वालिटी बराबर है कि नहीं है। अगर एम्प्टी चैम्बर में ही आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो देयर आर 2 रीजंस कि आपका स्टीम क्वालिटी बराबर नहीं है या स्टीम बराबर से चैम्बर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, हर पार्ट में स्टीम बराबर से पहुंच नहीं रहा है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपका एम्प्टी चैम्बर में ही हर पार्ट में टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस है कि जब आप लोड के साथ जाओगे तो उसी जगह पे लोडेड आइटम को भी स्टीम नहीं मिलेगा। हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं आ रहा है बिकॉज वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से नहीं है। तो ये रीजन से एम्प्टी चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है कि मेरे पूरे के पूरे चैम्बर में ऑल कॉर्नर्स, मिडल, एट द डोर्स, डोर के पास हर जगह पे स्टीम पेनिट्रेशन, स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से हो रहा है कि नहीं वो हमको पता चलेगा एम्प्टी चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन से। एम्प्टी चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल है तो फिर हम जाएंगे लोडेड आइटम के साथ। तो जो लोड आइटम्स हमने जैसे डिस्कस किए वो लोड आइटम्स को सेट करना है, रखना है, थर्मोकपल्स के साथ, बीआई के साथ रखना है, एंड देन वी हैव टू गो फॉर अ वैलिडेशन साइकिल। ये अगेन दूसरा टॉपिक है कि हाउ टू डिटरमाइन वैलिडेशन साइकिल। नॉर्मल अप्रोच ये है कि मिनिमम हमको 121 डिग्री पे 15 मिनट मिलना चाहिए। दैट इज़ वेरी बेसिक क्राइटेरिया फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन। बट अबव एंड बियॉन्ड हम क्या डेवलप कर रहे हैं? नॉर्मल ये है कि साइकिल्स
20 मिनट या 30 मिनट के होते हैं। कभी ऐसा भी करते हैं कि वी आर वैलिडेटिंग फॉर 20 मिनट्स एंड वी रन फॉर 30 मिनट्स एज ओवर किल अप्रोच। तो ये आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडेशन साइकिल। अगेन उसके लिए नेक्स्ट स्टेप इज साइकिल डेवलपमेंट। साइकिल डेवलपमेंट ऑटोक्लेव वैलिडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके रिलेटेड मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए उसके लिए मैं साइकिल डेवलपमेंट में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नॉलेज शेयर करने में मेरी हेल्प भी कर सकते हो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।